हेलो, पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी विकास को। और अब बारी है चैप्टर 31 की, सबसे अच्छी आवाज। आशिमा को कमरे में जाता देख अर्णव कुछ देर उसके बारे में सोचने लगा। फिर उसे लगा कि उसने लाइफ में न जाने कितनी सुंदर लड़कियां देखी हैं और आशिमा तो कहीं उनके आसपास भी नहीं फटकती। अर्णव को तभी आरोही की याद आने लगी। उसे आज भी आरोही की आवाज याद थी। उनका रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी के पहले साल में शुरू हुआ था। ऐसे तो अर्णव के बहुत फ्रेंड्स थे, पर उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी गर्लफ्रेंड बन सके। तो सारे स्टूडेंट्स में वही सबसे सुंदर लड़की थी जो पढ़ने में भी अच्छी थी। इसीलिए वो दोनों साथ आ गए। पर जब उनके बीच फिजिकल रिलेशन बना था, तब से अर्णव की जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। पहले अर्णव को मूवीज देखना और साथ में लंच या डिनर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बोरिंग लगता था। पर आरोही को खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो आज भी आरोही को मिस कर रहा था। वो काफी देर तक आरोही के साथ बिताया अपना पास्ट सोचता रहा और सोचते सोचते वो अपना बाथरोब लेकर नहाने चला गया। नहाने के बाद वो अपने बेड पर आकर बैठा। जैसे ही वो नीचे बैठा, उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत बेडशीट हटाई और देखा कि रजाई की एक एक्स्ट्रा लेयर बिछी हुई थी। उसने बोला, पता था मुझे। उसे आशिमा की बातें याद आने लगी और वो खुद को स्माइल करने से नहीं रोक पाया। उसे सुकून भी था और उस वक्त वो खुश भी था। जैसा आशिमा ने सोचा था, टेम्परेचर उससे बहुत ज्यादा अलग था। यहाँ रात में ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। वो ठंड से उठी नींद में, क्योंकि उसने अपनी रजाई तो अर्णव को दे दी थी। उसने अपना सामान खोला, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे ओढ़कर वो वापस सो सके। तो वो अपने पैरों पर तौलिया ओढ़कर ही सो गई। बेचारी आशिमा अर्णव के चक्कर में एक नई मुसीबत में फंस गई। अब भाई गद्दे सबको एक जैसे मिले थे। क्या जरूरत थी लाड साहब अर्णव के लिए अलग से अपनी रजाई की कुर्बानी देने की? जब इतनी ज्यादा ठंड झेलनी पड़ रही है तो आशिमा के मन में भी ये ख्याल तो जरूर आया होगा। और क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम मेरे यानी विकास के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीछे रुको। सुबह सुबह अर्णव वहां की लोकल शोर शराबे से उठा। उसने डिसाइड किया कि बिना किसी देरी के वो सबसे पहले आज जमीन देखने जाएगा, जिससे वो यहां से आज ही निकल सके। उसे यहां पर अब एक सेकंड भी रुकने का मन नहीं था। धूप खिली और धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा। आशिमा ने स्पेशली इस ट्रिप के लिए एक लॉन्ग स्कर्ट पैक करी थी। उसने उस ब्लू स्कर्ट के साथ अपनी व्हाइट टी शर्ट पहनी। अब सब लोग जमीन देखने के लिए होटल से निकल चुके थे। जमीन होटल से कुछ ही दूरी पर थी। एक जगह पहुंचकर आशिमा अर्णव के पीछे चल रही थी। उसने गले में एक DSLR कैमरा ले रखा था। सबसे आगे मिस्टर देसाई चल रहे थे, उस एरिया की स्ट्रेंथ हाईलाइट करते हुए। तभी उन्होंने अर्णव से कहा, अर्णव सर, ये देखिए समुद्र। समर्स में बहुत टूरिस्ट यहाँ आएंगे गर्मी से बचने के लिए। तभी आशिमा को छींक आ गई, जिससे बोलते बोलते मिस्टर देसाई चुप हो गए। आशिमा ने सर झुकाकर कहा, सॉरी। तब मिस्टर देसाई ने फिर से बोलना शुरू किया। उन्होंने आगे कहा, वो जो पहाड़ आप वहां देख रहे हैं वो भी हमारा। तभी आशिमा ने फिर से छींक दिया। तभी चिंता जाहिर करते हुए मिस्टर देसाई ने आशिमा की तरफ देखते हुए पूछा, मिस आशिमा, क्या आप ठीक हैं? आशिमा ने अपनी नोज रब करी और हामी में सर हिला दिया। फिर उसने कहा, इट इज फाइन। वो शायद बस ठंडी हवा की वजह से मुझे छींकें आ रही हैं। प्लीज माइंड मत करिएगा। फिर आशिमा ने अपना हाथ माथे पर रखा। उसके सर में थोड़ा दर्द था। उसने मन में ही सोचा, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ने वाली है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो फाइनली उस जमीन पर पहुंचे जिसे देखने वो लोग वहां आए थे। वो एक बहुत बड़ा सा जंगल सा इलाका था। हजारों एकड़ की जमीन थी वो। हवा के चलने से पेड़ के पत्ते नीचे गिर रहे थे। वो नजारा बहुत खूबसूरत था। अर्णव ने अपने सनग्लासेस हटाए और जंगल की तरफ देखने लगा। भले मिस्टर देसाई बहुत फायदे बता रहे थे उस जगह को डेवलप करने के, पर अर्णव की आंखों से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जमीन को लेने के हक में है। अर्णव वहां मुंह बंद करके खड़ा हुआ था और जंगल की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। आशिमा उसके बगल में खड़े होकर उस एरिया की फोटोज लेने लगी। तभी सामने की तरफ इशारा करते हुए अर्णव ने आशिमा की तरफ देखा और उससे बोला कि चलो मेरे साथ, एरिया अंदर से देखना है। और इतना कहने के बाद वो जंगल के अंदर जाने लगा। आशिमा ने कहा, ओह, और अर्णव को फॉलो करने लगी। मिस्टर शर्मा और बाकी लोग फॉलो करने ही वाले थे कि तभी आगे से अर्णव की आवाज आई, तुम सब लोग वहीं रुको और मेरा वेट करो। सब लोग वहीं रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन लोगों ने अर्णव और आशिमा को जंगल के अंदर जाते देखा। मिस्टर देसाई ने कहा, दोनों साथ में कितने कंपैटिबल लगते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? जंगल में कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं घटी? कहीं कोई जानवर तो नहीं निकल आया?
भाई मौका भी है और दस्तूर भी। लेकिन क्या हुआ इनकी इस छोटी सी जंगल यात्रा में, जानेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिएगा पॉकेट एफएम पर मेरे यानी विकास के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर चैप्टर 33 रिलेटिव से भी क्लोज। मिस्टर देसाई अपनी क्यूरियोसिटी छुपा नहीं पाए और वो बगल में खड़े मिस्टर शर्मा की तरफ मुड़े। उन्होंने उनसे पूछा, मिस्टर शर्मा, क्या मिस आशिमा अर्नव सर की रिश्तेदार है? मिस्टर देसाई ने बहुत सोच समझकर यह क्वेश्चन फ्रेम किया था। मिस्टर शर्मा मन ही मन मिस्टर देसाई के क्वेश्चन पर हंसने लगे और सोचा कि सेक्रेटरी और बॉस, वो भी रिलेटिव। फिर उन्होंने जवाब दिया, वो दोनों रिलेटिव से भी ज्यादा क्लोज हैं। इतना बोलकर वे पीछे मुड़ गए और अपनी सेक्रेटरी के साथ वापस जाने लगे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा जवाब दिया था जिससे मिस्टर देसाई अपना दिमाग लगाते रहे और कुछ ना कुछ सोचते रहे। मिस्टर देसाई ने कुछ सोचते हुए कहा, रिलेटिव से भी ज्यादा क्लोज, क्या बात है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और एक मुस्कान के साथ वो मिस्टर शर्मा के पीछे पीछे चल पड़े। उधर जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत सारे नारियल के पेड़ भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव और आशिमा किसी भूल भुलैया में आ गए हों। हर पेड़ के बीच लगभग 2 मीटर का अंतर था और हर पेड़ पर कच्चे नारियल लगे हुए थे, हरे हरे रंग के। आशिमा चलते हुए फोटोज लेती जा रही थी। उन दोनों को सीधा चलते हुए लगभग आधे घंटे हो चुके थे और अभी तक वो लोग नारियल के पेड़ों से ही घिरे हुए थे। इतने मीटर्स चलने के बाद भी वो दोनों समुद्र तट के किनारे ही थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे पर बहुत ही छोटे छोटे लकड़ी के मकान बने हुए थे और दरवाजों पर मछली पकड़ने का सामान और नेट्स भी डले हुए थे। तभी समुद्र की तरफ देखते हुए आशिमा ने बड़े ही दुखी मन से कहा, अगर गवर्नमेंट और ज्यादा ध्यान दे रोड्स बनाने में तो उन्हें बाद में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रोड्स में हुए गड्ढों की इतनी सुंदर जगह अभी तक छुपी हुई थी, इस जगह की वैल्यू कितनी वेस्ट हो रही है। वो बोलते हुए उन कच्चे मकानों की तरफ जाने लगी और वहां की फोटोज लेने लगी। अर्नव अभी भी अपनी ही जगह पे खड़ा हुआ था, अपनी स्लैक्स की पॉकेट्स में हाथ डालकर। वो आशिमा को दूसरी तरफ जाते हुए देखने लगा। वो उसे ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी तरफ आते हुए उसने आशिमा से कहा, आशिमा, क्या मैंने तुमसे कहा है कि इस बेमतलब की चीज की फोटोज ले लो? आशिमा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जो उसका मन किया उसने उस चीज की फोटोज लेनी फिर शुरू कर दी। फोटोज लेते हुए अचानक उसका ध्यान एक छोटे से मकान की तरफ गया। उसके दरवाजे के बाहर एक पुरानी सी लकड़ी की नाव रखी हुई थी। उसने अपना कैमरा थोड़ा नीचे किया और उस नाव की 2 फोटोज ली। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना कैमरा नीचे रखा और अपने बैग में वो अपना फोन ढूंढने लगी। उसने देखा कि अमन उसे कॉल कर रहा था। आशिमा ने कॉल को आंसर करते हुए कान पर फोन लगाया और कहा, हेलो अमन। जैसे ही अर्नव ने यह सुना, उसकी नजरें नारियल के पेड़ों से हट गई और वो आशिमा को देखने लगा, अपनी आईब्रोज को सिकोड़कर। अर्नव की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने आशिमा को कॉल पर बोलते हुए सुना कि हाँ, आज रात तक तो मैं घर पहुंच जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं, अर्नव और हम सब साथ में ही रहेंगे। हाँ, ओके, अच्छा, चलो चलो ठीक है फिर। हाँ, ओके, बाय बाय। कहकर आशिमा ने कॉल काट दिया। अर्नव को यह नहीं समझ आ रहा था कि अमन ने आखिर ऐसा क्या बोला कि मना करते करते भी आशिमा आखिरकार मान ही गई। अर्नव ने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी भी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी आशिमा ने कॉल एंड कर दी थी। वो सर झुकाकर अभी भी उस लकड़ी की नाव को ही देखे जा रही थी। उसने अपने दोनों होठों को आपस में दबा लिया था, जैसे उसे अपनी कोई स्पेशल फीलिंग याद आ गई हो उस नाव को देखकर। आखिर ऐसी कौन सी स्पेशल फीलिंग या याद जुड़ी थी ऐसी किसी नाव से, आशिमा की? और क्या ये बात उसने अर्नव से शेयर की? क्या अर्नव आशिमा और अमन की बात पर आए गुस्से को भूल गया, या उसने इस बात को लेकर आशिमा को फिर डपट लगाई? इनकी कहानी यहां से आगे क्या बढ़ी और क्या सामने समंदर देखकर नाव लेकर समंदर में घूमने निकलने का इन्होंने प्लान बनाया? जानेंगे आगे क्या हुआ आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिएगा आपके अपने पॉकेट एफएम पर। मैं विकास लौट कर आऊंगा आगे बढ़ाने कहानी ए मेरे हमसफर की, यहीं अगले एपिसोड में। ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अब तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, जल्दी आओ। आशिमा ने सोचा कि ओ, अब चोर को अपना पाप बांटने के लिए भी कोई चाहिए। इस जन्म में तो उसे अर्नव ने बड़ा बुरा फंसा रखा है। ना चाहते हुए भी उसे अर्नव की बात माननी पड़ी। वो इलॉजिकल बात भी करे तब भी आशिमा को मानना ही पड़ता था, क्योंकि वो उसका बॉस था। वो जल्दी से आगे आई और उसने अपनी सैंडल्स उतार दी। वो नंगे पांव बोट तक चल कर गई। अपनी सैंडल्स उसने वहां उस बोट पर रखी और खुद भी जाकर बोट में बैठ गई। नाव बहुत छोटी थी, उन दोनों के आने से बोट हिलने लगी। आशिमा डर गई। उसने बोट को किनारों से पकड़ लिया और आराम से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से वो काफी शांत नजर आ रही थी। पर फिर क्या हुआ,
कहीं इनकी बोझ की वजह से ये नाव पलट तो नहीं गई, या नाव के मालिक ने आकर इन्हें डपट तो नहीं लगा दी। आशिमा और अर्णव की गुजरात की यह यात्रा बड़ी रोमांचक है। इसमें काफी सारे मोड़ आए हैं और काफी नई नई चीजों को भी इन्होंने अनुभव किया है। आगे क्या होता है कहानी में जानेंगे अगले एपिसोड में, मेरे यानी विकास के साथ पॉकेट एफएम पर। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को, और ये है एपिसोड 35, स्टूपिड वुमन। आशिमा और अर्णव दोनों ही बोट पर बैठ चुके थे। अर्णव ने आशिमा की तरफ देखा और कहा, बोट तुम चलाओगी। आशिमा को अर्णव से यही उम्मीद थी, इसीलिए उसे अर्णव की बातें सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। पर उस छोटी सी बोट को पूरा देखने के बाद भी उसे कहीं भी पैडल्स नहीं दिखे। उसने सोचा कि वो बोट चलाए तो चलाए कैसे। इतने में अर्णव ने अपने हाथों से बोट को समंदर में अंदर धक्का देना शुरू कर दिया। इससे बोट थोड़े थोड़े इंचेस से समुद्र के अंदर जाने लगी थी। अर्णव ने आशिमा की तरफ देखा, वो स्टैचू की तरह बैठी हुई थी। बस तभी जोर देते हुए अर्णव ने कहा, आशिमा, तुम्हारा बोट चलाने का इरादा है भी या नहीं? आशिमा ने जवाब दिया, अर्णव सर, मैं भी बोट चलाती, पर मैं चलाऊं कैसे? यहां तो कोई पैडल ही नहीं है। तभी अर्णव को ध्यान आया कि वो बोट पैडल लाना ही भूल गया। उसने समुद्र के किनारे की तरफ देखा तो घर के बाहर बोट पैडल भी रखा हुआ था। अब वो बस सोच ही रहा था कि क्या वो उतर कर जाए और एक पैडल लेता है कि तभी दरवाजा खुला और एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए एक मिडिल एज औरत अंदर से निकली। उस औरत ने दरवाजे के बाहर रखा हुआ बोट पैडल देखा और देखा कि उसकी नाव गायब है। तुरंत उसने मुड़कर समुद्र की तरफ देखा। अर्णव को कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी उसने कहा, आशिमा, जल्दी करो। इतना कहकर अर्णव ने आशिमा की कलाई पकड़ ली और वो आंखें चौड़ी करके समुद्र के किनारे देखने लगा। आशिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अर्णव को अचानक से, क्योंकि आशिमा की पीठ समुद्र के किनारे की तरफ थी। उसने कंफ्यूजन में अपना सर पीछे घुमाते हुए अर्णव से पूछा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? इससे पहले कि आशिमा कुछ जान पाती, एक चीखती हुई आवाज पूरी हवा में गूंज गई, पकड़ो उन्हें, उन लोगों ने मेरी नाव चुरा ली है। और तभी एक औरत समुद्र में कूद गई और गुस्से से तैरते हुए वो उनके पास आने लगी। आशिमा ये सब देखकर डर के मारे कांप उठी। अर्णव खुद घबरा गया और अपने हाथों को बोट पैडल्स की तरह इस्तेमाल करके बोट को आगे ले जाने लगा। उसने गहरे पानी में नाव को आगे बढ़ाने के लिए लहरों पर चढ़ने की कोशिश करी। अब बोट ने स्पीड पकड़ ली थी और लहरों के सहारे वो समुद्र के अंदर आने लगी थी। अब जैसे जैसे बोट पानी के अंदर आने लगी, उस औरत के लिए मुश्किल होता चला गया बोट को पकड़ पाना। आशिमा अपना मुंह खोलने ही वाली थी उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, उन दोनों ने बोट चुराई नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए उधार पर ली है। वो बस पहाड़ तक जा रहे थे, वहां की जमीन देखने के लिए। तभी अर्णव की डांट ने उसे चुप करा दिया। उसने गुस्से में आशिमा से कहा, बेवकूफ औरत, अब तुम आसमान में क्या देख रही हो? मेरी मदद करो बोट को आगे बढ़ाने में। अर्णव ने मन में सोचा कि कैसी पागल लड़की है ये, काश मैं इसको यहीं फेंक कर शार्क्स को खिला सकता। लोग हमारे पीछे पड़े हैं और ये आराम से बैठी हुई है, कुछ कर ही नहीं रही। आशिमा ने कहा, ओह, और अर्णव को देखकर वो भी उसकी तरह पानी में अपने हाथ चलाने लगी। वहां तट पर इतना शोरगुल सुनकर आसपास के सभी पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ गए थे। कुछ लोग हाथ में डंडे और झाड़ू लिए खड़े थे। वो लोग बिल्कुल जंग के लिए तैयार दिख रहे थे। वो सब लोग अपनी जगह पर खड़े रहे और उन दोनों को देखते रहे। दूर से भी आशिमा को सब दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर आशिमा अभी भी घबरा रही थी। आशिमा ने सोचा कि इस बार वो लोग इस बोट को चुराकर बच नहीं पाएंगे। वो दोनों बहुत बुरा फंसे हैं और इस मुसीबत से उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। फिर क्या हुआ? क्या ये समुद्र में कहीं खो गए या उन मछुआरों के हाथ लग गए? और हाथ लगने पर क्या झाड़ू और डंडे से इनकी पिटाई हुई या किसी ने आकर इन्हें बचा लिया? क्योंकि अब तो ये सच में बहुत बुरे फंस चुके थे और एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई थी। जानेंगे आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में। बने रहे पॉकेट एफएम पर मेरे यानी विकास के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। हेलो, पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी विकास को, और ये है एपिसोड 36, एक नाजायज जोड़ा यानी एक नाजायज कपल। इस टाइम आशिमा के दिमाग में बस एक बात चल रही थी, यहां से भागो। वहां के लोगों ने भी एक नाव ले ली थी और वो लोग तेजी से उन दोनों की तरफ नाव में आ रहे थे। आशिमा उन्हें अपनी तरफ आता देखकर डर गई। उसने अपनी स्कर्ट संभाली और बोट के एक एंड पर चली गई। अर्णव उसकी ये हरकत देखकर घबरा गया। उसे लगा कि आशिमा बोट से कूदने जा रही है। उसने आशिमा से पूछा, आखिर तुम करना क्या जा रही हो? तभी आशिमा ने बोट के किनारे पर बैठकर पानी में अपने पैर डाले और अर्णव से कहा, अगर मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगी तो हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इससे न केवल हमारी स्पीड बढ़ेगी बल्कि पानी के छींटे उस औरत को डिस्ट्रैक्ट करने में मदद भी करेंगे। जैसा आशिमा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आशिमा के ऐसा करने से उस औरत की स्पीड वाकई में स्लो डाउन हो गई और औरत ने झुंझलाहट में पीछे मुड़कर अपने फ्रेंड्स की तरफ मदद के लिए देखा और कहा, जल्दी करो, पकड़ो इन्हें। मछुआरे होने के कारण उन लोगों के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि उन लोगों का निशाना बहुत अच्छा था। उन्होंने पूरा जोर लगाकर अपने डंडे को अर्णव और आशिमा की बोट की तरफ फेंका
पर कुछ ही सेकंड से उन दोनों की नाव आगे निकल गई और मछुआरों का निशाना खाली चला गया। पीछा करने वाली औरत की नाव में 2 लोग और थे। एक के हाथ में डंडा था और दूसरे के हाथ में पैडल। वो लोग पूरी ताकत के साथ आशिमा और अर्णव की तरफ आने लगे। उनको अपनी तरफ इतनी जल्दी आता देख डर और घबराहट से आशिमा का तो दिल ही बाहर आ गया था। वो और तेजी से अपने पैर चलाने लगी और चिल्लाकर उसने अर्णव से कहा, अर्णव सर जल्दी करिए, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जैसे ही अर्णव ने आशिमा को सुना, वो अपनी स्पीड बढ़ाने की जगह वहीं रुक गया और उसको देखने लगा। आशिमा का चेहरा एकदम लाल हो गया था और उसकी आंखों में डर की जगह अब एक्साइटमेंट दिख रहा था। अर्णव ने सोचा कि स्कूल टाइम से ही आशिमा को बुली करने की कभी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वो कभी एक साधारण लड़की की तरह थी ही नहीं। अब इस मूवमेंट को ही देख लो कि भले ही लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, पर वो बिल्कुल भी डर नहीं रही है, बल्कि बहादुरी से इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। और अगर अभी कोई और लड़की होती तो वो तो डर से मर ही गई होती और कांपते हुए मेरे पास आ जाती। अर्णव ये सब सोच ही रहा था कि इतने में मछुआरों की बोट उनकी बोट के पास आ गई थी। उन सभी लोगों के चेहरे देखकर ही उनकी विक्ट्री का पता चल रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, अब देखती हूँ कहाँ भाग के जाओगे तुम दोनों। तभी किसी ने अपना डंडा उठाया और उसे आशिमा की तरफ फेंका। ये देखकर आशिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्णव ने जैसे ही डंडे को आशिमा की तरफ आते देखा, वो डर के मारे चौंक गया और भागकर आशिमा के पास गया। उसने घबरा कर बोला, आशिमा। इससे पहले कि वो डंडा आशिमा को लगता, उसने एक हाथ से डंडे को दूर झटक दिया। इससे डंडा वापस उन्हीं लोगों की तरफ चला गया। अभी तक मन ही मन वो लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन डंडा लगने से सबके पैर डगमगा गए और वो लोग नीचे पानी में गिर गए। उनमें से ज्यादा लोग मछली पकड़ के ही अपना गुजारा करते थे, इसलिए उनको पानी में गिरता देख आशिमा को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। आशिमा ने बस मौके का फायदा उठाया था। जितने में वो लोग वापस अपनी नाव पर आते, आशिमा और अर्णव अपनी बोट में आगे बढ़ते रहे। दोनों बोट्स के बीच का डिस्टेंस अब अच्छा खासा बढ़ चुका था। अब समंदर की लहरों पर एक नाव जिसमें आशिमा और अर्णव सवार थे आगे आगे, और दूसरी नाव जिसमें वो गांव वाले पीछे उनके डंडे लेकर पड़े थे आ रहे थे। और बचते बचाते समंदर में कहां जाएंगे ये लोग। पीछे जो लोग पड़े थे वो मछुआरे थे। उनसे कब तक के बच पाएंगे आशिमा और अर्णव। और अगर ये दोनों उनकी पकड़ में आ गए तब क्या होगा। क्या मिस्टर देसाई या शर्मा जी या कोई और इन्हें बचाने के लिए वहां आएगा। जानेंगे अगले एपिसोड में आखिर क्या हुआ इस नाजायज जोड़ी का। बने रहिएगा आपके अपने पॉकेट एफएम पर मेरे यानी विकास के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम मेरे यानी विकास के साथ, और ये है एपिसोड 37। चिंता मत करो। जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ, अर्णव अभी भी उस सबसे बहुत घबराया हुआ था। अर्णव ने मन ही मन में सोचा कि कुछ भी हो सकता था। अगर वो डंडा आशिमा को लग गया होता तो उसे पैरालिसिस होने के भी चांसेस थे। वो बस एक नैरो मार्जिन से बची है। उस जगह से थोड़ा आगे आने के बाद अर्णव ने चिल्लाते हुए आशिमा से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो डंडा सीधे तुम्हें लग सकता था। मरना चाहती हो क्या? अर्णव को खुद पर इस तरह चिल्लाते हुए देख आशिमा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो डंडा मुझ पर फेंका गया था, तुम पर नहीं। तुम कैसे पागल हो रहे हो? आशिमा की बात सुनकर अर्णव ने मन में सोचा कि इससे तो अच्छा ये मर ही गई होती। एटलीस्ट मुझे पलटकर जवाब देने वाला तो कोई ना होता। ये लड़की मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभती है। पर देखा जाए तो बात तो इसकी सही है। मुझे इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही थी? अर्णव को लगा कि अब वो आशिमा की बात का क्या जवाब दे। कुछ देर तक यही सब सोचता रहा। फिर खुद को एक्सप्लेन करते हुए उसने आशिमा से कहा, ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। वो बस तुम्हें कुछ हो जाता तो दादी माँ मेरा जीना मुश्किल कर देती। हर कोई जानता था कि आशिमा देवयानी की आंखों का तारा थी, तो अगर आशिमा को कुछ भी होता तो देवयानी अर्णव को आसानी से तो बिल्कुल ना छोड़ती। अर्णव का जवाब सुनने के बाद आशिमा मन ही मन हंसने लगी थी। उसने सोचा कि सही बात है, ये लड़का मुझे एक्स्ट्रा राइस तो खाने नहीं देता है, तो कोई अंधा ही विश्वास कर सकता है कि अर्णव मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। कॉलेज के दिनों में जब भी आरोही और अर्णव साथ में खाना खाते तो अपना फिगर मेंटेन रखने के लिए आरोही बहुत थोड़ा सा ही खाना खाया करती थी, बल्कि अर्णव ही जबरदस्ती आरोही को ज्यादा खाने के लिए फोर्स किया करता था। आशिमा को अपने इमोशंस छुपाना अच्छे से आता था। उसने अपने अंदर की सारी फीलिंग्स दबा ली और उस तरफ देखने लगी जहां से वो लोग आ रहे थे। अर्णव आशिमा का छोटा सा चेहरा देखने लगा। उसे अपनी बात के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ देर में बोट किनारे पर पहुंच गई थी। वो दोनों बोट से उतरे और पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। अर्णव आगे आगे चल रहा था और आशिमा धीरे धीरे उसके पीछे छींकते हुए आ रही थी। अच्छू अच्छा। पहाड़ की तरफ जाते वक्त पूरे रास्ते आशिमा छींकती रही थी। इचिनेस को कम करने के लिए वो छींकों के बीच में बार बार अपनी नाक रब कर रही थी। तभी अचानक से एक सांप रेंगता हुआ झाड़ियों से निकल कर आ गया था। ऐसे तो आशिमा टाइगर को भी अपना पेट बना सकती थी, पर जहां सांपों की बात आ जाए तब उसे डर के अलावा कुछ नहीं दिखता था। आशिमा उस सांप को देखकर डर गई और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाई। वो दौड़कर अर्णव के पीछे गई और उसके गले में हाथ डालकर उसकी पीठ पर चढ़ गई थी। उसने अपने पैरों से अर्णव की कमर को कसकर पकड़ रखा था। आशिमा के इस तरह अचानक चढ़ने से अर्णव को चलते चलते झटका लगा और उसकी इस हरकत पर अर्णव चिढ़ गया। पर उसने सोचा कि आशिमा तो बहुत बहादुर लड़की है, ये तो बहुत डरी हुई होगी तभी ऐसा कर रही है। उसको आशिमा पर दया आने लगी। उसने कहा, मैं हूं तो यहाँ, डरने की क्या बात है।
सुनने में तो ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव आशिमा को डांट रहा हो, पर उसकी बात से आशिमा बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब सच में डरने की कोई बात नहीं थी। और उस सांप के डर से अर्नव के कंधों पर आशिमा ऐसी चढ़ी थी जैसे विक्रम के कंधों पर बेताल। अर्नव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कितनी देर तक अर्नव आशिमा को यूं ही ढोता रहा और उसकी सारी चीजों को माफ करता रहा, या जल्द ही वो वापस गुस्सा होकर आशिमा को जमीन पे पटक कर फिर आगे बढ़ गया? जानेंगे सब कुछ अगले एपिसोड में, और ये भी जानेंगे कि कहीं पीछे से गांव वालों ने आकर उन्हें धर तो नहीं लिया। जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। ये है एपिसोड 38, मर्डर की प्लानिंग। आशिमा अब थोड़ा काम हो गई थी। उसने अर्नव को कसकर पकड़ के उसकी पीठ पर ही अपना सर भी रख लिया था। अर्नव के दिल की हर धड़कन मानो आशिमा के दिमाग में घर कर रही थी। तभी आशिमा को अपना बचपन याद आने लगा कि उसके गांव में भी पहाड़ और नदियां हुआ करती थी और हर परिवार की खुद की बोट भी हुआ करती थी। बोट्स तो जैसे उनकी जिंदगियों का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, क्योंकि उसी से वो लोग फिशिंग करते थे और कहीं आना जाना भी हो तो बोट से ही आया जाया करते थे। उस टाइम आशिमा बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे ठीक से अपने पेरेंट्स की शक्ल ध्यान नहीं आ रही थी, पर उसे ये अच्छे से याद था कि एक बार उसके पेरेंट्स उसे किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में डिनर पर लेकर गए थे। उसे नदी को पार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि एक बार नदी की दूसरी तरफ पहुंचते ही झाड़ियों के हर डायरेक्शन से सांप निकल आए थे। वो इतना डर गई थी कि वो अपनी माँ से चिपक कर बैठ गई थी। उसने अपनी माँ से कहा था, यहाँ तो बहुत सारे सांप हैं, मुझे डर लग रहा है माँ। और उसकी माँ ने जवाब दिया था, आशिमा, तुम्हारे माँ बाप दोनों यहीं पर हैं, डरने की कोई बात नहीं है। और इतना बोलकर उन्होंने आशिमा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था। अपनी माँ के सुकून भरे शब्दों को सुनकर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। आशिमा ने सोचा कि ये तो सच है कि अगर दुनिया कभी टूटती भी है तो बस माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए दुनिया को रोक कर रख सकते हैं। पर जब उसकी दुनिया टूट रही थी तब उसे ये फीलिंग्स नहीं आई थी। उसे याद था कि कैसे बाढ़ की वजह से एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या मिस कर रही थी। उसे ये रियलाइज हुआ कि अब जब भी उसे डर लगेगा उसके पास वो बाहें नहीं होंगी जिनमें जाकर वो छुप जाया करती थी। अगर वो कभी किसी मुसीबत में पड़ जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। इतने सालों में वो अपनी माँ की बातें आज तक नहीं भूली थी। जैसे वो बड़ी हुई उसे अपनी माँ की कमी और ज्यादा खलने लगी थी। आशिमा ने अभी भी अर्नव को कसकर पकड़ा हुआ था, इतनी तेज कि अब अर्नव को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। अर्नव को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था और उसके मन में आया कि वो आशिमा को अपने ऊपर से नीचे गिरा दे। उसने अपनी गर्दन आगे करते हुए कहा, आशिमा, क्या तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही हो? तभी अचानक आशिमा अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने दिमाग में बसे सांपों के डर से वो कांपने लगी। अर्नव ने सोचा कि अब तो हद ही हो गई। इतना डर तो इसे लड़ाई और चोरी से भी नहीं लगता। सांप से इतना डरने की क्या बात है? ये पहली बार था कि अर्नव आशिमा को इतना डरा हुआ दिख रहा था। इसीलिए अर्नव को उस पर बहुत दया भी आ रही थी। अर्नव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आशिमा के ऊपर इतनी दया कैसे दिखा रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे इस बात का सुकून था कि ऐसे तो आशिमा बहुत स्ट्रांग बनती है, पर आखिर उसको अर्नव की मदद लेनी पड़ ही गई। आशिमा ने इतने सालों में अभी तक असली सांप देखा ही नहीं था। वो टीवी पर भी कभी सांप देख लेती तो डर जाया करती थी। आशिमा के पैरों से अब अर्नव को पकड़ा नहीं जा रहा था। उसने कांपते हुए अर्नव से पूछा, अर्नव, अर्नव, एक बार देखो ना, क्या वो सांप चला गया? अर्नव ने अपने अगल बगल गौर से देखा। उसे दूर दूर तक कोई भी सांप नजर नहीं आया। पहले उसके मन में आया कि हाँ बोल दे, पर फिर उसने बोला, नहीं गया। अर्नव ने आखिर ये झूठ क्यों बोला और क्या आशिमा अर्नव के इस झूठ को मान गई? और आखिर कब तक आशिमा यूं ही अर्नव के ऊपर लदी रही, जानेंगे अगले एपिसोड में। पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को सुनते रहें। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। ये है एपिसोड 39, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अर्नव की आंखों में शरारत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आशिमा बस अर्नव को छोड़ने ही वाली थी कि तभी अर्नव ने उसको बोल दिया था कि सांप अभी भी आस पास ही घूम रहा है। ये सोचकर आशिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अर्नव को कसकर पकड़ लिया था। उसके दिमाग में फिर स्नेक्स की छवि आने लगी और वो सर से लेकर पैर तक कांप उठी। उसे इतनी कमजोरी फील हो रही थी जैसे मानो वो चल भी नहीं पाएगी। आशिमा ने घबराते हुए कहा, चलो अर्नव सर, चलो चलते हैं यहाँ से। ये सुनकर अर्नव मन ही मन हंसने लगा और बिना कोई जवाब दिए पहाड़ की तरफ
सीधे चलने लगा। उसने अपनी बाहें आपस में क्रॉस कर ली और आशिमा से कहा, मुझे कसकर पकड़ी रहो, वरना तुम अगर गिर गई तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आशिमा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक घूमने वाला रास्ता है और अगल बगल बहुत सारी बड़ी बड़ी घास है। उसने हिचकिचाते हुए अपने होंठ काट लिए, क्योंकि उसको लगा कि अब तो और ज्यादा सांप आ जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्णव अचानक से रुक गया। वो आशिमा की तरफ पीछे मुड़ा और कहा, आशिमा, क्या तुम जानबूझकर मुझ पर चढ़ी हुई हो? आशिमा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे वाकई सांप से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। वो घूमी और अपने पीछे देखने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोग पहाड़ के बहुत ऊपर तक चढ़ चुके थे। उसने अर्णव की गर्दन पर से अपने हाथ हटाए और उतरकर नीचे खड़ी हो गई। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए। वो अर्णव को सॉरी फील करते हुए देखने लगी। अर्णव वापस आगे मुड़ा और उससे कहा, जल्दी करो और टाइम वेस्ट मत करो। आशिमा अर्णव के आगे आ गई और कहा, मैं आगे आगे चलूंगी। उसे अर्णव के आगे चलकर ज्यादा सेफ फील हो रहा था। पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था, तो उन दोनों को ज्यादा टाइम नहीं लगा शिखर तक पहुंचने में। पहाड़ के ऊपर हर किनारे पे फेंसिंग की हुई थी। लोगों के रेस्ट करने के लिए पेविलियंस और पत्थर की बेंचेस भी थी। पेविलियन के अंदर से पूरा जिला, टापू और जंगल दिखता था। अर्णव बेंच पर बैठकर पूरे आइलैंड के नजारे का जायजा कर रहा था और अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था। आशिमा फेंस के पास खड़े होकर एक्साइटमेंट में पूरा समुद्र देख रही थी। उसने कहा, यहां से सनराइज और सनसेट देखने का मजा ही अलग होगा। ये सुनते ही अर्णव ने आइलैंड पर से अपनी नजरें हटा ली और अब वो आशिमा को देखने लगा। आशिमा ने बाल हल्के गीले कर लिए थे, जिसकी वजह से उसने अपनी चोटी खोली थी। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, तो वो अपनी आंखें बंद करके अपने बाल लहराने लगी थी। उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। अर्णव आशिमा को बहुत ध्यान से देखे जा रहा था। उसने आशिमा को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके चेहरे पर सुकून और खुशी देख पा रहा था। तभी वो वहां से उठा और चलकर आशिमा की तरफ गया। उसने समुद्र की तरफ देखते हुए पूछा, आशिमा, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस जगह के बारे में? आशिमा ने भी समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, ये एक अच्छी जगह है। तभी उसने अर्णव को देखा और कहा, पर इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ये अच्छी जगह है। फिर इसके बाद क्या हुआ? दोनों कब उतरकर वापस पहुंचे? वहां क्या शर्मा जी, उनकी सेक्रेटरी, ये सब इनका इंतजार करते करते घबरा रहे थे? और फाइनली उस जगह पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं, जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहें पॉकेट एफएम मेरे यानी विकास के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। ये है एपिसोड 40, स्नेक। आशिमा को लगा कि रोड्स और ट्रैफिक कंडीशंस सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अर्णव ने आशिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक हल्की सी हंसी हंस रहा था। आशिमा ने अर्णव को देखा और चुप रही। तभी अचानक आशिमा को ठंड लगने लगी और उसे गूज बम्स होने लगे। उसने अपनी आर्म्स क्रॉस करी और वो ठंड से कांपने लगी। आशिमा को एकदम से छींक आ गई थी। अर्णव ने आशिमा की तरफ देखा और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अपना हाथ आशिमा के माथे पर रखते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें सर्दी होने वाली है? अर्णव की इस हरकत से आशिमा एकदम चौंक गई। आशिमा ने सोचा कि इतने सालों में अर्णव ने कभी अपनी इतनी केयरिंग साइड तो दिखाई नहीं थी, और जब से आरोही इसकी जिंदगी से गई है तब से तो इसका गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा है। माना कि आज इसने मेरी काफी मोमेंट्स पे केयर करी, पर इस सडन चेंज की आदत मुझे अभी से नहीं डालनी चाहिए। आशिमा ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मेरे ख्याल से हल्का फीवर होगा बस, पर मैं ठीक हूं। उसे लगा जैसे अर्णव के हाथ की गर्मी अभी भी उसके माथे में लग रही हो। उसने अपना सर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अर्णव कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें कल रात उस काली लड़की ने रजाई लाकर नहीं दी थी? आशिमा ने सोचा, काली लड़की? अगर शीतल अर्णव को ऐसा कहते सुन लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। और बल्कि आज सुबह उसने अर्णव के लिए स्पेशली एक एक्स्ट्रा अंडा भी फ्राई किया था। आशिमा ने एक दबी आवाज में कहा, मैं थोड़ा गर्म पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अर्णव ने पीछे मुड़ते हुए कहा, चलो यहां से। आशिमा ने जाने से पहले समुद्र की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उस नजारे को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हो। वो बहुत भारी मन से पीछे मुड़ी। अर्णव ने आशिमा को अपनी आंखों की साइड से देखा। उसे आशिमा का चेहरा देखकर समझ आ गया था कि आशिमा का वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने एक नजर समुद्र की तरफ डाली और वापस से चलने लगा पहाड़ उतरने के लिए। आशिमा जल्दी से अर्णव के आगे आकर चलने लगी। तभी अर्णव आशिमा के पीछे चौंक कर चिल्लाया, स्नेक!
ये सुनते ही आशिमा 2 कदम पीछे हो गई और अपने दोनों हाथों से उसने अर्नव को कमर पर से कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, कहाँ है साहब, कहाँ है साहब। आशिमा इतना डरी हुई थी कि उसे अपने पैरों में जान भी महसूस नहीं हो रही थी। उसके हाथ पसीने से ठंडे हो गए थे और वो जैसे अर्नव पर से नीचे फिसलने लगी थी। बहुत कोशिशों के बाद आशिमा अर्नव के ऊपर फिर चढ़ गई। इस बार वो अर्नव को फेस करी हुई थी। अर्नव ने उसे सर नीचे करके हैरानी के साथ देखा और पूछा, आशिमा, क्या वाकई तुम्हें इतना डर लगता है सांप से? पर आशिमा ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी चेस्ट पर अपना सर रखकर आराम से लेट गई। उसे ऐसे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी अर्नव को आशिमा के शरीर का भार फील होना शुरू हुआ। उसकी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई थी। उसने सोचा कि ओ गॉड, मैंने इस बेवकूफ लड़की को सांप को लेकर क्यों छेड़ा? ये मजाक फालतू ही मुझ पर ही आ पड़ा। मैंने बेमतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अब फिर से इसे ढोना पड़ेगा। आगे क्या हुआ, ढोकर कहां तक वापस अर्नव आशिमा को लेकर आया, आशिमा कहां उतरी और वहां से उस तथाकथित 5 स्टार होटल लौटकर उन्होंने क्या किया और क्या फाइनली इन्वेस्टमेंट के लिए अर्नव ने हाँ कही या ना, जानेंगे अगले एपिसोड में। बने रहें पॉकेट एफएम पर। एक प्रॉब्लम, अर्नव का गला सूखने लगा था। आशिमा ने अर्नव को बताया कि वो सांप को देखकर कैसा फील कर रही थी। उसकी बातें सुनकर अर्नव को उसके लिए बुरा लग रहा था और उसको कंसोल करने के लिए गलती से अर्नव ने उसे हग कर लिया था। अर्नव का दिल बहुत तेज धड़कने लगा था, जैसे मानो उसके शरीर से बाहर ही आ जाएगा। आशिमा तो पहले से ही अर्नव के सीने पर अपना सर रेस्ट कर रही थी, तो उसे अर्नव की धड़कनें एकदम साफ सुनाई दे रही थी। आशिमा को उसकी हार्ट बीट्स बहुत अलग लग रही थी। तभी आशिमा को एहसास हुआ कि वो अर्नव के बहुत करीब थी। उसने तुरंत अर्नव के ऊपर से अपने हाथ हटाए और उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी, पर उसकी नीचे देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको डर था कि सांप उसके पैर के नीचे भी कहीं भी हो सकता है। आशिमा ने अर्नव की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, चीकू, क्या 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 सांप चला गया? अर्नव की आंखें एक पल के लिए चमकी और उसने आंखें छोटी करते हुए आशिमा के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत ध्यान से आशिमा को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो उसके फीचर्स एग्जामिन कर रहा हो। उसी वक्त अर्नव को कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगी थी। उसके इस तरह देखने से आशिमा डर गई थी। उसी वक्त उसने मन में सोचा कि अर्नव उसको इस तरह क्यों दिख रहा है? क्या वो इससे गुस्सा है कि उसने डर के मारे अर्नव को हक कर लिया था और उस पर चढ़ गई थी? आशिमा ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि अर्नव इस वक्त क्या सोच रहा होगा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अर्नव से आखिरकार धीरे से पूछ ही लिया, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? तभी अर्नव ने एकदम गंभीरता से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे फ्यूचर में चीकू बुलाओ या अर्नव सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इतना कहकर वो आशिमा के बगल में से निकलकर आगे बढ़ गया था। उस पल अर्नव की बातें सुनकर आशिमा को ऐसा लगा जैसे उसको अंदर तक किसी ने चीर कर रख दिया था। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। तभी उसने कांपते हुए एक गहरी सांस ली और आशिमा के दोनों हाथ उसके पैरों के अगल बगल ही थे। उसने कसकर मुट्ठी बांधी और गंभीरता से अर्नव से कहा, सॉरी। उसने मन में सोचा कि फ्यूचर में वो कंफ्यूजन में भी कभी भी गलती से उसको गलत नाम से नहीं बुलाएगी। अर्नव ने उसे कभी याद नहीं दिलाया तो वो भूल चुकी थी कि अर्नव का निकनेम चीकू था और उसे चीकू बुलाने का हक बस आरोही का था। अर्नव सीधा चलते चलते रुक गया और बिना पीछे मुड़े अपनी आंखों की साइड से उसने आशिमा को देखा। वो वहीं स्टैच्यू बनी खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अर्नव ने सोचा कि आशिमा को कितना भी बुरा भला क्यों ना बोल लो, पर उसे कभी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो आदमियों की तरह टफ है। दोनों बड़ी खामोशी के साथ पहाड़ से नीचे उतरते रहे, पर जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचे उन्होंने देखा कि उनकी बोट वहां से गायब थी। वो लोग समुद्र के किनारे लगभग 200 मीटर की दूरी पर थे। अगर मजबूरी में उन दोनों को स्विम करके भी वापस जाना पड़ता तो आशिमा तो अपने इस स्टेमिना के साथ बिल्कुल भी नहीं तैर सकती थी। उन दोनों के सेलफोन्स भी उसी बोट में छूट गए थे, तो वो लोग किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अर्नव को वहां एक बड़ा सा पत्थर दिखा तो वो उस पर जाकर बैठ गया और समुद्र के किनारे की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। तभी आशिमा को छींक आ गई और अर्नव का सारा ध्यान आशिमा के ऊपर चला गया। इतने में आशिमा अर्नव की तरफ चलकर गई और वो भी एक पत्थर पर जाकर अर्नव की ही तरह
बैठ गई। उसने अर्णव की तरफ देखा और एकदम सीरियस होकर कहा, अगर आप स्विम करके दूसरी तरफ जा सकते हैं तो पहले आप चले जाइए और कोई मदद ले आइए, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी। अर्णव ने आशिमा की तरफ देखा। उसकी शक्ल दूर दूर तक वैसी भोली सी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी जैसे तब लग रही थी जब वो डर से अर्णव के ऊपर चढ़ी हुई थी। तो अर्णव ने भी अपने ईगो में जवाब दिया, अगर कोई स्विम करके दूसरी तरफ जाएगा तो वो तुम जाओगी, मैं क्यों जाऊं। और इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। यहां अगले एपिसोड तक के लिए इंतजार कीजिए और बने रहिए मेरे यानी विकास के साथ पॉकेट एफएम पर। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। ये है फीवर हो जाना। अर्णव को मन ही मन बिना किसी बात के बहुत ज्यादा चिढ़ और उलझन होने लगी थी। उसका मन हो रहा था कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को चिल्लाकर बाहर निकाल दे। आशिमा ने अर्णव की बात का जवाब देते हुए कहा, तब तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्विमिंग तो सेक्रेटरी के जॉब के दायरे के बाहर है। आशिमा के कपड़े हल्के गीले थे और वहां पहाड़ के नीचे धूप जरा भी नहीं आ रही थी। यहां पर आकर तो वो और ज्यादा कांपने लगी थी। उसने अपने पैर जरा से साइड में झुकाए और घुटने पर अपने गाल रख लिए। वो अपने पैरों को हाथ से ऐसे पकड़कर बैठी थी कि उसकी बॉडी एकदम गोल आकार की लग रही थी, जैसे कोई बॉल हो। उसको हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे और अब उसका बुखार काफी बढ़ गया था। आशिमा के जवाब से अर्णव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उसे गाली देने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि आशिमा इस तरह बैठकर कांप रही थी। अर्णव ने चिंता करते हुए पूछा, आशिमा, क्या तुम ठीक फील कर रही हो? फिर वो उठकर आशिमा के पास गया और हाथ बढ़ाकर उसने आशिमा का माथा छू कर देखा। उसने कहा, अरे तुम्हारा माथा तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। आशिमा ने सांस लेते हुए हामी में सर हिला दिया और कहा, इसीलिए तो मैं स्विम करके मदद लेने नहीं जा सकती। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वो कितनी मजबूर और लाचार हो। उसकी बात सुनकर अर्णव चिढ़ गया। उसने कहा, तुम तो ऐसी बात कह रही हो जैसे मुझे अपने स्टाफ को तंग करने में मजा आता हो। अर्णव की बात का आशिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो तो छुपकर दबी हंसी हंस रही थी। उसने मन ही मन अर्णव से पूछने की सोची कि स्टाफ को तंग करने में तुम्हें मजा तो आता ही है, वैसे है ना? तुम तो वैसे भी हमेशा मुझे तंग ही करते रहते हो। इतने में अर्णव ये सोच रहा था कि क्या वो वाकई इतना निर्दयी है। उसे पता था कि आशिमा की तबीयत सही नहीं है, तो वो उसे स्विम करके मदद लाने के लिए कैसे भेज सकता था। वैसे भी आशिमा ने ही उसे सजेस्ट किया था कि वो स्विम करके जाए और कोई मदद लेकर वापस आ जाए। उसने तो बस इतना कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसने आशिमा पर जोर थोड़ी ना दिया था कि वही स्विम करके मदद लेने जाए। काफी देर तक आशिमा का माथा ठंडा था, फिर धीरे धीरे उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। उसके गाल, माथा और बॉडी सब कुछ बुखार से तपने लग गए थे। वो धीरे से वहीं उसी पत्थर पर लेट गई थी। अर्णव ने उसे देखा और घबराकर उसे उठाते हुए कहा, आशिमा, आशिमा, अरे यहां मत लेटो, तुम्हें वैसे भी सर्दी हो रही है। वो फील कर पा रहा था कि आशिमा का शरीर फीवर से जल रहा था। अर्णव ने समुद्र की तरफ देखा और उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। उसने आशिमा की तरफ एक नजर घुमाई और कहा, आशिमा सुनो, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो, पर लेटना नहीं, और हाँ, सांप से बचकर रहना। जैसे ही आशिमा ने सुना सांप, वो एकदम जोश से सीधे बैठ गई, जैसे किसी ने उसको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा दिया हो। छपाक एक आवाज आई और अगले ही पल उसको किसी के जोर से पानी में कूदने की जो आवाज सुनाई दी और पानी के कुछ छींटे उसके चेहरे पर पड़े। उसने अपने चेहरे को पोंछते हुए अर्णव को खुद से दूर समुद्र में स्विम करके जाते हुए देखा। लगभग 10 सेकंड्स के अंदर ही अर्णव काफी मीटर स्विम कर चुका था। वैसे तो वो हर जगह किनारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं था और समुद्र की लहरें भी काफी शांत थी, पर आशिमा को तब भी एक चिंता लगी हुई थी। उसे बस ये डर था कि इस बीच में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जब तक अर्णव ठीक से किनारे पर पहुंच नहीं गया